नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हैं 12th क्लास कॉमर्स आरबीएससी का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो है, इस चैप्टर नंबर 5 में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में नेतृत्व के गुण। पिछले वीडियो में हमने जाना था नेतृत्व के गुण जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने दिए थे, लेकिन इसमें वो कॉमन गुण हैं जो सभी विद्वानों ने दिए हैं, उसमें से कॉमन छांटे गए हैं और कुल मिलाकर ये कहा गया कि ये 10-11 बिंदु तो लगभग एक नेता में होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो कॉमन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कॉमन तो कौन कौन से गुण हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो गुण बताया गया है, कॉमन गुण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप होता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये मान के चले सोना और सुगंध है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन गुणों को आप अगर थोड़े से भी अगर दिमाग से अगर आप याद करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आपको इजी वे में याद हो जाएंगे और याद करने की भी आवश्यकता नहीं है इनको। तो आप किसी नेता को देख के आप वैसे भी लिख सकते हैं, मन में किसी नेता की अगर आपकी इमेज आ गई या मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुण जो एक बार देखने मात्र से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला जो गुण है वो है उत्तम स्वास्थ्य। कौन सा गुण है? उत्तम स्वास्थ्य। देखिए, साउंड हेल्थ, काफी सारे विद्वानों ने अलग अलग गुण बताए। कॉमन गुण में सबसे पहला जो गुण है वो है उत्तम स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के खूब सारी बातें की गई है, ठीक है ना। पहला, सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य शरीर, जो हमारा स्वास्थ्य है वही क्या है? धन है, बाकी सारा धन बेकार है। तो एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम और शरीर सुगठित होना चाहिए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर हो, नहीं, बॉडी बिल्डर की आवश्यकता नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं कि यार एक नेता कैसा होना चाहिए तो बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर, कोई अच्छा मार्शल आर्ट का प्लेयर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और शरीर अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर एक नेता जो है उसका शरीर सही है तो उसका दिमाग भी काम करेगा, क्योंकि दिमाग किस पे टिका हुआ है? शरीर पे टिका हुआ है। अगर शरीर काम कर रहा तो मस्तिष्क ऑलरेडी आपका काम करेगा। वह शारीरिक रूप से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम तथा स्फूर्तिवान होना चाहिए। हाँ, शरीर के पीछे ही व्यक्ति स्फूर्तिवान हो सकता है। अगर शरीर में बीमारियां लगी हुई है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो स्फूर्तिवान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अब बीमार पड़े व्यक्ति से आप बोले कि भैया जरा थोड़ा सा स्फूर्तिवान बनो, कुछ दौड़ के दिखाओ, जरा कुछ करके दिखाओ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का इम्यून सिस्टम है, उसके शरीर की जो एबिलिटी है वो कमजोर हो चुकी है। यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, जो भी काम उसको दिया गया वह काम पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पता चले व्यक्ति का स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ही कमजोर है, आधे से ज्यादा समय तो बेचारा अस्पताल में निकाल देता है। अब वो अपने आप को संभाले, अपने शरीर को संभालेगा, अनुयायी को संभाले, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला बिंदु क्या है? उत्तम स्वास्थ्य। दूसरा बिंदु की हम बात करें, दूसरा बिंदु है शार्प इंटेलिजेंसी। शार्प इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है? A leader should be intelligent to be successful leader. With sound intelligence can only solve problems in complex situations. देखिए, कई बार कंडीशन जो आती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, विषम परिस्थितियां। तो विषम परिस्थितियां जब आती है ना, ऐसे कहते हैं कि स्वर्णकार ने सोने को दिया अग्नि में डाल, घायल हुआ पिघल गया, देख परीक्षा काल। ठीक है, कि जब विषम परिस्थितियां आती है ना तो जो बड़े धीर वीर गंभीर पुरुष होते हैं वो भी पिघल जाते हैं।
रामचरितमानस में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी, कि इन चारों की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। यहां पर यही कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य एवं गंभीरता से समस्याओं का समाधान कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर शार्प इंटेलिजेंसी है, कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है, कुशाग्र बुद्धि का नेता है, उसका माइंड शार्प है, तो ऐसी कंडीशन में वह विषम परिस्थितियों से भी निकल सकता है। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष आया कि नेता ही अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है। आगे है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कुशल नेता में आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वह दूसरों को विश्वास जीतने में भी सफल होता है। आप दूसरे व्यक्ति से तब तक नहीं हार सकते जब तक आपके मन में आपको खुद को यह महसूस नहीं हो जाता कि अब मेरी बस की बात नहीं है। अगर आपके मन में आपके सामने वाला, लड़ने वाला, आपका प्रतिद्वंदी कितना भी पावरफुल हो, लेकिन आपके मन के अंदर यह है कि इसको तो मैं संभाल लूंगा, आप उससे पिट रहे हैं, आप उससे जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो कॉन्फिडेंस है, तो नो डाउट जीत आपकी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या है? आत्मविश्वास है। नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है पहाड़ पर, गिरती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है, तनिक न हिम्मत हारती है। हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई ये पंक्तियां, ये लाइनें हमें ये बताती है कि हमें हमारा जो आत्मविश्वास जो है उससे उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे नहीं फिसलना चाहिए। अगर एक नेता का आत्मविश्वास सुदृढ़ है, मजबूत है, ठीक है, तो वह निश्चय ही खुद तो सफल होता है, अपने अनुयायियों को, अपनी संस्था को भी सफल बनाता है। एल.एफ. उर्विक ने ठीक ही लिखा है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी ने सही ही लिखा है कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। बिल्कुल, इच्छा शक्ति के भाव में कोई भी नेता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता। सुदृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कठिन व दुर्गम कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है। अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ कर गुजरने की शक्ति अगर आपके अंदर है, तो बिल्कुल नो डाउट आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर विश्वास हो खुद के ऊपर तो रेगिस्तान में भी जल होगा। ठीक है, तो यह आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, यह आपके आत्मविश्वास की कड़ी है। स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। एक कुशल नेता में आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति के साथ साथ एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वह दूसरों को विश्वास जीतने में भी सफल हो पाता है। देखो, स्फूर्ति यहां पर शायद ये प्रिंट हो गया इसमें, ठीक है। स्फूर्ति और सहिष्णुता की बात करते हैं। स्फूर्ति अलग चीज है, सहिष्णुता अलग चीज है। स्फूर्ति का मतलब क्या है? ठीक है, स्फूर्ति का मतलब है आपके अंदर, तो स्फूर्ति का मतलब आपके अंदर काम को काम की गति से करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, काम को काम की गति से, जिस स्पीड से आपको जब काम के लिए कहा जाए उसी स्पीड से काम होना चाहिए। जब कोई काम जल्दी से करना हो तो उसके अंदर आपको स्पीड भी होनी चाहिए। पता चले यहां तो आपको काम करना है, घोड़े की तरह रेस से काम करना है और आप चींटी की चाल से चल रहे हैं, तो जिस जगह पर जितनी स्पीड की आवश्यकता उतनी स्पीड से आप काम कर सकें। और सहिष्णुता का मतलब है सहन करने की शक्ति, सबके साथ समान हिलमिल करके रहने की शक्ति। ठीक है, यह भी एक नेता के अंदर होनी चाहिए।
और अगला बिंदु जो है वो है चरित्र या साउंड कैरेक्टर। एक नेता का चरित्र सदैव प्रेरणादायी होना चाहिए, जिससे लोग बाग मोटिवेट हो सके, प्रेरणा ले सके। देखिए हम नेता की बात कर रहे हैं, है ना, और आपको पता है कि नेता जो होता है, नेता का हर कार्य, उसकी एक्टिविटी, उसका व्यवहार, वही तो लोगों को मोटिवेट करता है। उसके फॉलोअर्स उसकी पावर के बेस पे काम थोड़ी करते हैं। उसके अनुयायी उसके आदर्श बातों से, आदर्श व्यवहार से, आदर्श चरित्र से ही तो प्रभावित होकर के काम करते हैं। भगत सिंह को गए हुए आज इतने दिन हो गए, आज भी लोग बाग भगत सिंह के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। भगत सिंह के लिए आज भी युवा जो है दिल से सैल्यूट करते हैं, ठीक है। आज भी गांधी जी की नीतियों को अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बात की जा रही है चरित्र की, बात की जा रही है चरित्र की, ठीक है। और चरित्र जो होता है, वो चरित्र जो बनता है, चरित्र बनता है व्यक्ति के आदर्श बातों से, व्यक्ति के आदर्श कार्यों से, आदर्श व्यवहार से ही चरित्र का निर्माण होता है। और ये चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे फॉलोअर्स, मतलब एक नेता की फॉलोअर्स जो हैं, वो उससे प्रेरणा ले सके। यदि नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो उसके द्वारा अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव होगा। गुरुजी खुद गुलगुले खाए, औरों को परहेज सिखाए। हाँ, अगर नेता खुद ही गलत कार्य कर रहा है और दूसरे बच्चों को सीख दे रहा है ऐसा मत करो, क्या लोग उसकी बातों को मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि एक बार गांधी जी के पास में एक मां अपने एक छोटे से बेटे को लेकर के आई और गांधी जी से आकर कहा कि बापूजी, ये जो मेरा बच्चा है इसको एक बुरी आदत लगी हुई है, और वो बुरी आदत ये है कि ये बच्चा चीनी खाता है। आप ऐसा इसको कुछ कीजिए, ऐसा कुछ समझाइए, इसको बताइए कि बेटा चीनी के क्या क्या नुकसान होते हैं, हमें चीनी नहीं खानी चाहिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप मेरे पास में 15 दिन बाद आइएगा, मैं 15 दिन बाद इस बच्चे को समझाऊंगा और बताऊंगा कि चीनी नहीं खानी चाहिए। वो महिला चली गई, 15 दिन बाद फिर आई, 15 दिन बाद फिर आई तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा बेटा चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर आप चीनी खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आप कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि चीनी जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। गांधी जी ने अपने उस महिला के बच्चे से कहा और उसको कहा बेटा ठीक है, आज के बाद चीनी नहीं खाओगे ना, अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है बेटा आज के बाद चीनी नहीं खाना। बच्चे ने कहा ठीक है अंकल, मैं आज के बाद चीनी नहीं खाऊंगा, और बच्चा कहना मान गया। घर पे गए, बच्चे ने उस दिन से चीनी छोड़ दी। कुछ समय पश्चात वो महिला वापस लौट करके आई और गांधी जी से पूछा कि बापूजी, मेरे मन में एक क्वेश्चन काफी दिनों से घूम रहा है, और वो क्वेश्चन ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे को आपके पास लेकर आई थी तो आपने मुझे 15 दिन का समय दिया कि बेटा 15 दिन के बाद मुझे मिलना। आप इतनी सी बात उस बच्चे को जो आपने जो कही, ये बातें आप 15 दिन के पहले भी कह सकते थे, लेकिन आपने उस बच्चे को 15 दिन पहले अगर ये बात बोल देते तो शायद हो सकता है कि बच्चा 15 दिन चीनी नहीं खाता। लेकिन आपने उस बच्चे को ये बातें 15 दिन बाद बोली, तो ऐसा क्या कारण था कि आपने उस बच्चे को 15 दिन बाद चीनी खाने से मना किया और आपने कोई विशेष चीज भी नहीं की, आपने कोई विशेष एक्टिविटी भी नहीं समझाई उस बच्चे को, केवल नॉर्मल सी बात बताई कि बेटा चीनी नहीं खानी चाहिए। ये बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा कि मैं समझाता हूं आपको 15 दिन पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम 15 डेज बिफोर मेरे पास आप आए थे तब मुझे खुद को चीनी खाने की गलत लत लगी हुई थी। तब तक मैं खुद भी चीनी खाया करता था, और जब
मेरे खुद के अंदर अगर कोई गलत आदत समाहित है और मैं अगर किसी दूसरे को उस काम को नहीं करने के लिए कहूंगा, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और मेरे अंदर वो जो आत्मशक्ति जो है वो मेरे शब्दों में नहीं आएगी। और जब तक वो आत्मशक्ति, आत्मविश्वास मेरे शब्दों में नहीं आएगा, तब तक उसका प्रभाव सामने वाले बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अंदर से मेरी आत्मा तो मुझे कह रही है, अंदर से मेरा मन तो कह रहा है बापूजी आप तो खुद तो चीनी खा रहे हो और बच्चे को मना कर रहे हो। और हो सकता है मैंने बच्चे को मना किया, यही बच्चा इन फ्यूचर कभी मुझे चीनी खाता हुआ देख ले, तो फिर तो मेरा चरित्र तो कमजोर हो गया ना। तो इसलिए कहा गया कि एक अच्छा जो नेता होता है उसका चरित्र जो होता है प्रभावित करने वाला होता है। उस नेता, उस बच्चे ने तो चीनी खाना छोड़ा ही, अपितु वह महिला भी गांधी जी की भक्त हो गई। तो कहने का मतलब ये कि उसके द्वारा अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव हो जाएगा अगर उसका चरित्र दुर्बल होगा। तो कहा भी जाता है कि यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनी लॉस इज नो लॉस, टाइम लॉस इज समथिंग लॉस, बट इफ यू हैव लॉस्ट योर कैरेक्टर इट मीन्स एवरीथिंग लॉस। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर एक बार पानी चला गया मोती में, मोती मतलब मोती में जो पानी चला गया, तो पानी का मतलब वहां पर चमक से है, मोती की चमक चली गई तो काम का नहीं है। चून मतलब आटे में अगर पानी चला गया आप दोबारा उसको आटा नहीं बना सकते। और अगर मनुष्य की जो पानी मतलब इज्जत जो है, अगर मनुष्य की इज्जत एक बार चली गई, वैल्यू चली गई, लोगों के बीच आपकी इमेज अगर एक बार जैसी बन गई, आप उसको दोबारा नहीं बदल सकते। तो बात हम क्या कर रहे हैं कि अगर सब कुछ खो दिया, अतः नेता को हमेशा उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं निर्णय क्षमता, कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता में असाधारण निर्णय क्षमता होनी चाहिए। एक नेता को किसी समस्या के समाधान के लिए वर्तमान व भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन, यहां पर यह बिंदु ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, एक अच्छा नेता वह व्यक्ति होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके, सही विकल्प का चयन कर सके। क्योंकि छोटा सा डिसीजन, छोटा सा निर्णय आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। आपने अगर एक छोटा सा डिसीजन ऐसा ले लिया तो वो छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। रावण, मैं यहां पर रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा संवाद लेके चल रहा हूं कि डिसीजन लिया गया था लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने का। अगर वो डिसीजन नाक कान काटने का न लिया होता तो हो सकता था कि शायद वो रामायण ही नहीं होती। क्यों? शूर्पणखा के नाक कान कटे तो वो बात कहां पहुंची? रावण तक पहुंची। ठीक है, और रावण तक पहुंची तो वहां पर भी डिसीजन उसी समय, अगर रावण ने खुद ने आकर अगर उसी समय डिसीजन मामले को सुलटा लिया होता, डिसीजन अगर ये नहीं लिया होता कि मैं उनकी भार्या का अपहरण करूंगा, तो भी शायद पूरे वंश के साथ रावण नहीं मरता। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं कि एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को बना भी सकता है और आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यह चयन नेता अपनी दूरदर्शिता एवं निर्णय लेने की योग्यता के आधार पर ही करता है। देखिए, जो भी व्यक्ति जैसा भी डिसीजन लेता है जब कभी भी, तो वो डिसीजन लेता है उसकी दूरदर्शिता के आधार पर। उसमें भविष्य को देखने की कितनी क्षमता है, वह भविष्य का आकलन कितना अच्छा कर सकता है, वह पूर्वानुमान कितना अच्छा लगा सकता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा भविष्य में झांकने की योग्यता रखता है, जो व्यक्ति जितना अच्छा पूर्वानुमान लगा सकता है, वह व्यक्ति उतना ही अच्छा डिसीजन ले सकता है। नेता में परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुरूप यथा समय निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता, एक नेता में टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी।
टीचिंग, शिक्षण। एक अच्छा नेता एक अच्छा शिक्षक भी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक शिक्षक जो होता है वो भी एक अच्छा नेता होता है। क्यों क्यों कहा गया है? देखिए, एक नेता में अपने अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाता है और फिर उनके कार्यों का अवलोकन करता है, जिसे आप क्या कहते हो? एग्जाम कहते हो। फिर उनका अवलोकन करता है, उनकी त्रुटियों का पता लगाने एवं इनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक बच्चों ने कहां गलतियां की उनको गोला करता है, उनको राउंड अप करता है, उनको पता लगाता है इसमें क्या कमियां, फिर उनको कैसे दूर कर सकता है। प्यार से समझा करके, शाम दाम दंड भेद, उनको कैसे दूर कर सकता है, उनको प्रयास करता है दूर करने की। तो एक नेता भी ऐसा ही होता है। एक नेता भी अपने अनुयायियों की गलतियों का पता लगाता है, पहले उनको सिखाता है, फिर उनमें क्या कमियां रही उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। नेता में अपने अनुयायियों की जिज्ञासा को शांत करने और अच्छा मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल टीचर की तरह है। एक टीचर के अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आजकल तो बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्यूरियोसिटी उनके मन में होती है, उनके सवालों का जवाब देने वाला होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए और उनका अच्छा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। यह नहीं कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसको झिड़क दिया, बैठा दिया, बैठ जा, चुप हो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता को अपने कार्य से संबंधित कार्य विधियों, तकनीकी ज्ञान, नियम एवं कानून आदि की जानकारी भी होनी चाहिए, अन्यथा वह तकनीकी रूप से अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, गाइडेंस नहीं कर पाएगा। अभिप्रेरणा की योग्यता, मोटिवेटिंग एबिलिटी। एक नेता में अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। मोटिवेशनल पावर उसमें होनी चाहिए, मोटिवेट करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। वह दूसरों को किस प्रकार से मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। पहली बात सेल्फ मोटिवेट, और दूसरी बात सामने वाले अपने अनुयायियों को मोटिवेट करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने और उन्हें संतुष्ट करने की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, संतुष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे वह अपने अनुयायियों को संतुष्ट कर सके। देखिए, कर्मचारी क्या चाहते हैं, अनुयायी क्या चाहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, किस व्यक्ति की क्या मांग, रुचि, फैशन, आदत, क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको समझने वाला चाहिए। आगे है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस का मतलब है एक अच्छा नेता दूरदर्शी होना चाहिए, फ्यूचर का अनुमान लगाने वाला, भविष्य का अनुमान लगाने वाला होना चाहिए। और जो व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा सकता है वो अच्छी योजना भी बना सकता है। जो व्यक्ति भविष्य का अनुमान लगा सकता है वो अच्छी योजना बना सकता है और उसका क्रियान्वयन करना आना चाहिए। वर्तमान समय में परिवर्तन इतने तीव्रगामी होते हैं कि जो नेता इन परिवर्तनों का अनुमान लगाकर कार्य करता है वह सफल हो जाता है और आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्लियर? मानवीय दृष्टिकोण है मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। एक सफल नेता के द्वारा अपने अनुयायियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। नेता का प्रमुख कार्य अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर उनसे इच्छित कार्य लेना है, अतः उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, भावनाओं, क्षमताओं, कमियों आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये कर्मचारी जो हैं, ये अनुयायी जो हैं, वो सब बाद में हैं, पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, पहले मानव प्राणी हैं। अतः हमारी ड्यूटी बनती है कि इनके साथ में मानवीय व्यवहार हो। उनकी मानसिक आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? एक नेता श्रेष्ठ मानवीय संबंधों की स्थापना करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अंतिम बिंदु है उत्तरदायित्व की भावना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी।
एक नेता में उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं उनकी पूर्ति करने की भावना होनी चाहिए। जिम्मेदारियों से हटने वाला नहीं, जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं, अपितु जिम्मेदारियों को उठाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो सभी गुण थे जो हमने जाने, समझे, पढ़े और सीखे और उतारे हमारे जीवन में कि एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, और यह चैप्टर आपका यहीं पर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।